हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फलन के बारे में बात करेंगे कि फलन होता क्या है, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फलन। तो फलन के बारे में सबसे पहले भाई फलन को हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो रिलेशन के माध्यम से सीखेंगे, एक एज ए रोल समझेंगे। तो पहले रिलेशन के माध्यम से समझ लेते हैं फलन होता क्या है। तो देखिएगा, फलन जो होता है फंक्शन, वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। कहने का मतलब फलन फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। ठीक है, तो क्या है भैया, अगर आप फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। ठीक है, लेकिन इस रिलेशन में क्या कंडीशन लग जाती है। मान लो कोई रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, कोई संबंध है सेट ए से बी में, तो इसमें ऐसी क्या कंडीशंस लग जाए कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बन जाए, फलन बन जाए। तो भैया उसके लिए कंडीशन ये है कि जो सेट ए होता है, इसके प्रत्येक अवयव की केवल एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या सेट ए के, पहली कंडीशन क्या, सेट ए के सारे अवयवों की इमेज होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या कि भैया जो इमेज बन रही है, एक अवयव की एक ही इमेज बने, ऐसा नहीं कि एक अवयव की दो इमेज बने। तो क्या भैया, इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोई रिलेशन फंक्शन बन जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब इमेज का मतलब समझते हो। देखो भाई, जब आप भाई क्या बनाते हो, कोई रिलेशन बनाते हो या फलन बनाते हो ए से बी में। ठीक है, तो मान लो इधर ए बी सी है, इधर 1 2 3 है। ठीक है, तो इमेज का मतलब ये हुआ कि जैसे ए रिलेटेड है आपका 2 से, तो कहने का मतलब ए की इमेज जो होगी वो 2 होगी, 2 होगी। ठीक है, इमेज भैया एक की इमेज क्या होगी, 2 होगी। तो अब देखिए फंक्शन फलन के लिए हमने क्या कहा, सॉरी हाँ, फलन के लिए हमने क्या कहा, ऐसा रिलेशन, क्या भैया ऐसा रिलेशन कि उसमें जो सेट ए के जितने भी अवयव होते हैं, ठीक है, उन सबकी इमेज हो और केवल एक और एक ही इमेज हो। तो जैसे मान लो हमने अगर एग्जांपल के तौर पर समझना है, तो मान लो कोई रिलेशन ए से बी में दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ए की इमेज 2 है, बी की 1 है और सी की 3 है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन हमने लिख रखा है, क्या ये रिलेशन क्या है भाई, फलन है क्या। चेक करो भैया, तो देखो ए बी सी तीनों की इमेज है। ए की कितनी इमेज, एक, बी की कितनी इमेज, एक, सी की कितनी इमेज, एक। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, फलन हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर आप फलन के माध्यम से देखना चाहें तो क्या भाई, क्या कह सकते हैं कि ऐसा फलन, ठीक है, जिसमें जो सेट ए होता है, समुच्चय ए के सभी अवयवों की केवल और एक ही इमेज हो। ठीक है, या यूं कहें कि इफ every element of set A has one and only one image in set B, then the relation is called, then लिख लो, then the relation is called function। ठीक है, देखिए हमने एक एग्जांपल भी दिया, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या कहते हैं, सभी अवयवों की इमेज है और केवल एक ही इमेज है। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करिए, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और समझेंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए भाई, यहाँ हमने कुछ क्या रिलेशन लिख रखे हैं। ठीक है, अब इनमें से हमको बताना है कि ये फलन है कि नहीं। जैसे ए से बी कोई रिलेशन डिफाइन है हमारा ए से बी में। ठीक है, और ए सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 5 6 है। पहला रिलेशन हमने दे रखा है क्या, ऐसा R1, इसको नाम दे दिया R1। ठीक है, और हमने कहा कि भैया एक की इमेज 4 है, एक की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि इसके प्रत्येक अवयव की इमेज बननी चाहिए। तो एक की है, 2 की है, लेकिन 3 की नहीं है। तो यहीं से आप इसको बता सकते हो कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। लेकिन भाई एक और कारण है इसके फलन ना होने के। देखो जरा ध्यान से, एक की इमेज 4 बनी और एक की इमेज 5 बनी, यहाँ एक ही अवयव की 2 इमेज है। क्या भैया, अगर हम यहां ध्यान से देखो, अगर हम यहां भैया, अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम दे भी देते 3 की इमेज भी बना देते, अगर हम यहां 3 की इमेज भी बना देते, मान लो 5 के साथ। ठीक है, 3 की इमेज भी बना देते,
फिर भी ये फलन ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि देखो 1 की इमेज 4 है और 1 की इमेज 5 है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक ही अवयव की 2 इमेज है, ठीक है। तो एक तरीके से आप और पहचान सकते हो, अगर आपका फंक्शन आपका रिलेशन कुछ इस फॉर्म में दिया है तो आप ये पहचानिए, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि कोई 2 ऐसे क्रमित युग्म ना मिले जिनके पहले अवयव सेम हो। ये क्रमित युग्म में है आपके, ठीक है। अगर आपके पास किसी रिलेशन में ऐसे क्रमित युग्म में मिल जाते हैं कि ठीक है जिनके पहले अवयव सेम हो जाएं, तो भी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। भाई अगर इसकी मैपिंग बनाना चाहो, देखो इसको जो आप बनाते हो ये मैपिंग कहते हैं, ठीक है। ए से बी में कोई रिलेशन हमने ऐसे बनाया, ये है 1 2 3, ये है 4 5 6, ठीक है। अब हमने कहा कि एक की इमेज 4 है तो हमने एक की इमेज 4 बना दी। हमने कहा एक की इमेज 5 है तो एक की इमेज 5 भी बना दी। हमने कहा 2 की इमेज 6 है तो 2 की इमेज 6 बना दी। हमने कहा कि 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 बना दी। अब जरा ध्यान से देखो 1 2 3 सबकी इमेज तो है, बट क्या एक की 2 इमेज है, एक की 4 भी है और एक की 5 भी है। जब भी किसी एक अवयव की 2 इमेज बन जाए, जब भी किसी एक अवयव की 2 इमेज बन जाए तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये एक फलन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैपिंग बोलते हैं भैया, इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं क्या, इसको हटा देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फलन नहीं होगा। चलो ये वाला देखते हैं। देखो यहाँ एक की 4 इमेज है, 2 की 5 है, 3 की 6, मतलब एक की भी इमेज बन रही है, 2 की भी बन रही है, 3 की भी बन रही है। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा है क्या कि एक ही अवयव की 2 इमेज बन रही हो? जरा चेक करो, क्या ऐसा है क्या कि एक ही अवयव की 2 इमेज बन रही है? नहीं भैया, नहीं बन रही है ना। एक की देखो, एक की सिर्फ 4 के साथ बन रही है, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। अगर आप बनाना चाहो तो देखो भाई कैसा बन रहा है, यहाँ क्या 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ बन रहा है। तो भैया एक प्रत्येक अवयव की इमेज है और क्या एक अवयव की एक ही इमेज है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्या भैया, ये रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब हमसे बोला एक की 5 के साथ इमेज बनी, 2 की 6 के साथ और 3 की भी 6 के साथ। भाई देखो ध्यान से देखिएगा, सभी की इमेज है, एक की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, ठीक है। अभी देखो क्या पहली कंडीशन चेक कर लिया ना कि सभी की इमेज बन रही है। अब दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या एक ही अवयव की 2 के साथ इमेज बन रही है? क्या एक की 5 के साथ बन रही है, 2 की 6 के साथ बन रही है, 3 की भी 6 के साथ बन रही है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 या 2 से अधिक ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं है जिनके पहले अवयव सेम हो। दूसरा अवयव सेम हो सकता है, देखो दूसरा अवयव सेम हो सकता है, पहला अवयव सेम नहीं हो सकता, पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बना है, देखो ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5 6, हमने कहा क्या एक की 5 के साथ बनी इमेज, हमने बना दिया। हमने कहा 2 की 6 के साथ इमेज बनी, हमने बना दिया। हमने कहा क्या 3 की भी 6 के साथ बनी, बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन आएगा कि सर ये रिलेशन फलन नहीं होगा, लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, ये रिलेशन फलन होगा। कहने का मतलब यहाँ 2 अवयव ऐसे हो सकते हैं जिनकी सेम इमेज बने, ठीक है, लेकिन एक ही अवयव की 2 इमेज नहीं बन सकती। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैपिंग होती है ये नहीं हो सकती ना भैया, एक ही अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती, बट क्या किन्हीं 2 अवयवों की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसी मैपिंग नहीं हो सकती, ऐसी मैपिंग हो सकती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसी मैपिंग हो सकती है, ऐसी मैपिंग नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो भाई अच्छा एक बात और, अब ये जो ए और बी, ठीक है, ये जो रिलेशन है देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ सेट बी में भी अवयव बच गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट बी में अवयव बच सकते हैं, सेट ए के अवयव नहीं बच सकते। क्या भैया, सेट जो ऐसा रिलेशन जो कि ए से बी में है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है, क्या भैया अगर ये फंक्शन है, फलन है, तो इसके सारे अवयवों की इमेज बननी चाहिए, मतलब इसमें अवयव नहीं बचने चाहिए, ठीक है, ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना बने। हाँ इसमें बच सकते हैं, इसमें अवयव बच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ना अवयव बचा है और ये रिलेशन कैसा है, एक फलन है, ये रिलेशन एक फलन है, ठीक है। नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
नोट करिए। चलिए भाई, अब रिलेशन को कुछ मैपिंग के एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए रिलेशन हमको दिया हुआ है, कोई संबंध ए से बी में दिया हुआ है और कुछ मैपिंग ऐसे दी हुई है। तो भैया मैपिंग के हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जिसके सेट ए के सारे अवयवों के इमेज होगी और एक अवयव की एक ही इमेज होगी ना। चलो सबसे पहले चेक करो, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है क्या? चेक करिए, क्या इसके देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो सेट ए के तीनों एलिमेंट्स की इमेज है? तो भैया नहीं, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, लेकिन इसकी इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा, ये एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स की, सभी अवयवों की क्या इमेज है क्या? यस, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, ठीक है। और इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज और इसकी ये इमेज, ठीक है। मतलब एक की 2 इमेज नहीं है ना भाई, ये नहीं बनना चाहिए ना, ये नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मतलब एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसा नहीं है, चलो तो ये एक फंक्शन है भाई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज भी है और सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, फंक्शन है। चलो इसकी बात करते हैं, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? चलिए चेक करते हैं। देखिए सभी की इमेज तो है, ठीक है। इसकी कितनी इमेज है? एक इमेज है। इसकी कितनी इमेज है? 2 इमेज है भैया। तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए चलिए यहां देखिए क्या है, 3 एलिमेंट्स है सेट ए में, ठीक है, और सेट ए से सेट बी में क्या है, इमेज बन रही है। देखिए कैसे है, इसके क्या तीनों अवयवों की, तीनों एलिमेंट्स की इमेज है। यस, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, मतलब इसका इधर से संबंध बन रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या एक एलिमेंट की, एक अवयव की एक ही इमेज है? यस, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये इमेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रिलेशन भी एक फंक्शन होगा। क्लियर है क्या भैया? ये रिलेशन भी एक फंक्शन होगा। ये तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भैया जितने रिलेशन होते हैं जरूरी नहीं कि सारे रिलेशन फंक्शन हो ना, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होंगे। क्या भैया? एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, आप ऐसा लिख सकते हो क्या? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन may और may not be a function, ठीक है। एवरी रिलेशन may और may not be a function। कहने का मतलब कोई रिलेशन है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो इसका मतलब वो रिलेशन तो जरूर है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। नोट करिए, अब फंक्शन को हम रूल की मेथड से सीखेंगे, ठीक है, एज ए रूल। चलिए नोट करिए, देखिएगा भाई फंक्शन क्या है, बेसिकली एक रूल है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या, फंक्शन इज अ रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स, क्या भैया, न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। देखिएगा फंक्शन क्या है, एक रूल है, बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ए से बी में है, ठीक है, क्या भैया, ए से बी में हमने कह दिया एक्स कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, हमने कह दिया वाई कोई एलिमेंट है जो कि सेट बी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ ये कहेंगे क्या भैया कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले ये समझते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब देखिएगा
फंक्शन ये एक रूल है, ठीक है। ये रूल कैसा भी हो सकता है, एफ एक्स कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर है, मान लो एफ एक्स एक्स क्यूब है, ठीक है, मान लो एफ एक्स क्या है एक्स है, मान लो एफ एक्स क्या है मॉडुलस एक्स है। तो ये क्या रूल का मतलब यही हुआ क्या भैया कि एफ एक्स आपका कैसा है, इसी के आधार पर आप यहाँ कुछ इनपुट रखोगे, एक्स की कुछ वैल्यूज रखोगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स इनपुट में दोगे तो कुछ नए एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यही तो बोला है कि फंक्शन क्या एक रूल है, एक नियम है भैया, क्या एक रूल है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम नए एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। कैसे भैया, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। कहने का मतलब कुछ इसमें इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। फंक्शन हमारा यही है, क्लियर है बात, ठीक है। देखिएगा एक बात समझिएगा, मान लीजिए अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एक बात और समझिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ जो y है, ठीक है, y, ठीक है, y इमेज कहलाता है, क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, किसकी, x की y क्या है, इमेज है, ठीक है। कहने का मतलब जब आप इनपुट देते हो तो कुछ आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि x इधर है, ये a है और ये b है, x इधर है तो और y इधर है, तो x की इमेज y पर बन रही है। यही तो बात है ना भैया, x का जो रिलेशन है, या यूँ कहें x का रिलेशन, ठीक है, वो y से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस, इस रूल के अंडर में, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हमने फंक्शन कह दिया, ठीक है। तो ये जो y होगा वो x का क्या होगा, इमेज होगा, और x क्या होगा, x जो होगा y का प्री इमेज भैया, जो x हो जाता है इसको बोलते हैं क्या, प्री इमेज। ये जो x है इसको बोलते हैं प्री इमेज किसकी भैया, y की, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा मान लीजिए हमने आपको एक फंक्शन दे दिया a से b में, क्या भैया, हमने आपको फंक्शन दे दिया, हमने आपको रूल भी दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या कह दिया भैया, आपका जो रूल है, जो नियम है, आपका फंक्शन कैसा है, वो एक्स स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। मान लीजिए अब हमने क्या सेट ए और सेट बी कुछ बता दिया, सेट ए मान लो -1 0 1 कर दिया, ठीक है, और सेट बी हमने कर दिया क्या भैया 1 0 2, ये कर दिया सेट बी, ठीक है। और ए से बी में हमको क्या अब बनाना है रिलेशन, या यूं कहें कि हमको बनाना है क्या, फंक्शन बनाना है, इसकी इमेज बनानी है, मैपिंग बनानी है, ठीक है। चलिए तो भैया हमने रूल दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही हमारा फंक्शन है, यही हमारा रूल है। अब चलिए अब करना कुछ नहीं है भाई, देखिए आप क्या करिए, आपको करना क्या है, बेसिकली x की वैल्यूज पुट करिए। -1 पुट किया तो भैया f ऑफ -1 कितना देगा, देखिए एक्स स्क्वायर है भैया, x यहाँ जो है, यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ -1 है तो यहाँ क्या कर दें, -1 का स्क्वायर, चेक कर लो, -1 का स्क्वायर 1 देगा। तो जब आप -1 लेते हो तो इधर 1 आ जाता है, और यही वैल्यू तो y है भैया, यही तो y है। तो आप बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो सिंपली आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो y की वैल्यू भाई जब x हमने -1 रखा तो y कितना आ गया, 1 आ गया, चेक कर लो भाई, fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब आप x बराबर 0 रखते हो तो भैया fx कितना आ जाएगा, fx कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा भैया, ये 0 उठाकर इस पर पुट कर दो, 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 आएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर x बराबर आप 1 रखते हो, ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना भैया, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दे, एक्स की जगह 1 रख दे, तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमको क्या, देखो सबकी इमेज मिली, क्या इमेज मिली, -1 की इमेज क्या मिली, 1 मिली, 0 की इमेज क्या मिली, 1 मिली, 1 की इमेज 1 मिली कि नहीं मिली भैया, यही क्या है, एक फंक्शन है। देखिएगा कैसे, देखिए कहने का मतलब क्या है, हमने a और b ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, -1 0 1 और क्या 1 0 2, ये है हमारे पास। हमने क्या कहा भैया, -1 की जो इमेज मिली 1 मिली, बना दिया 1। हमने कहा क्या, 0 की जो इमेज मिली क्या, वो 0 मिली भैया। इसी को x बोल देते हैं, y बोल देते हैं, y बोलिए या fx बोलिए, बात एक ही है, क्या भैया, इसको y बोलिए या fx बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। इसको x और इसको y, तो ये रहा 1, और क्या fx की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो भैया देखिए fx की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। चलिए
अब देखिएगा, तो इसका मतलब क्या, -1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है। अगर यहाँ से अगर आप फंक्शन बनाना चाहो, क्या बनाना चाहो, फंक्शन बनाना चाहो, तो आपका फलन कुछ ऐसा बनेगा। देखो, अगर आप इसको क्रमित युग्म में लिखना चाहो या रिलेशन फॉर्म में लिखना चाहो, -1, 1 क्रमित युग्म, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहो, -1, 1, 0 पर क्या बन रहा है, 0, तो 0 की इमेज 0, ठीक है। और भैया 1 पर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 1, 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल कराने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप फंक्शन को थोड़ा अच्छे से समझ पाओ कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। फंक्शन एज ए रूल वर्क करता है, जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो तो कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या भैया, डोमेन रेंज की, या यूँ कहें कि प्रांत और परिसर की। तो जो एक बात समझिएगा, फंक्शन में जो आप इनपुट देते हो, ठीक है, या यूँ कहें कि फंक्शन जिन इनपुट्स पर क्या आउटपुट देता है, ठीक है, उन्हीं को डोमेन कहते हैं, ठीक है, प्रांत कहते हैं। और जो आउटपुट हमको मिलता है उसको बोलते हैं परिसर या रेंज कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर डोमेन रेंज दिखाते हैं। चलिए भाई, अब डोमेन रेंज देखते हैं। तो डोमेन रेंज के बारे में एक बेसिक सा आइडिया हमने आपको क्या दिया कि भैया कोई फंक्शन जिन अवयवों पर कुछ वैल्यू देता है उसको बोलते हैं भैया डोमेन, ठीक है। और जो आउटपुट मिलता है आपको, जो एलिमेंट्स आउटपुट के रूप में मिलते हैं, वो होता है रेंज। कहने का मतलब जैसे कि देखो, अगर हमने क्या कोई फंक्शन है उसमें 1 रखा तो उसने 2 दे दिया, तो ये डोमेन का एलिमेंट होगा और ये क्या होगा, रेंज का अवयव होगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या, फंक्शन एक तरीके से फंक्शन को आप एक मशीन जैसा समझिए कि वो कुछ इनपुट्स पर वर्क करती है और कुछ पर नहीं करती है। तो जिन इनपुट्स पर वो वर्क करती है, कहने का मतलब जिन इनपुट्स के लिए या जिन अवयवों के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब फंक्शन उस पर वर्क करेगा, वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और क्या, जिन पर जो वो आउटपुट देता है वो रेंज, ठीक है। या सिंपल सा समझिए क्या, फंक्शन में जो आप इनपुट देते हो या जो इनपुट दे सकते हो, ठीक है, वो क्या है, डोमेन है। और जो आउटपुट मिले वो रेंज है। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो कोई फलन है, फंक्शन है, ए से बी में है, तो इनपुट क्या देते हैं भैया, इसमें इनपुट क्या देते हैं, ये सेट ए के एलिमेंट्स ही तो देते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन या यूं कहें प्रांत क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, सेट ए इज नोन एज डोमेन, ठीक है। देखो सेट ए क्यों डोमेन, क्योंकि भैया सेट ए के जितने अवयव होते हैं फंक्शन उनकी इमेज बनाता है ना, उन पर वर्क करता है ना, ठीक है। मतलब उन एलिमेंट्स पर आउटपुट देता है कि नहीं देता है। तो मतलब वही एलिमेंट तो ऐसा फंक्शन के लिए, किसी फलन के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो भैया हमने सिंपल सा कह दिया कि सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। या सिंपल सा कहिए कि सेट ए, ये जो सेट ए है ये हमारा क्या डोमेन की तरह काम करेगा, क्या ये डोमेन की तरह। और भैया अगर कोडोमेन समझ लीजिए, ठीक है, कोडोमेन, इसको बोलते हैं सहप्रांत, क्या बोलते हैं, सहप्रांत, ठीक है। तो ये जो सेट बी होता है ना, यही कोडोमेन का काम करता है, क्या भैया, ये कोडोमेन का काम करता है। तो हमने क्या बोला कि सेट बी इज नोन एज कोडोमेन, सहप्रांत, ठीक है। कहने का मतलब सेट बी के जितने भी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। अब देखो रेंज क्या होता है। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया, रेंज के लिए क्या बताया कि इनपुट्स पर, इसके अवयवों के इनपुट्स पर जो आउटपुट मिलता है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। या यूँ कहें कि सेट ए के एलिमेंट्स की जो इमेज बनती है सेट बी के एलिमेंट्स में, ठीक है, वही तो हमारा क्या हो गया, और रेंज हो गया, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्या भैया, दोज एलिमेंट्स ऑफ set B which are image of elements of A, मतलब सेट A के एलिमेंट्स की, ठीक है, जो इमेज सेट बी में बनती है तो वही क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। बात को समझिएगा। देखिए मान लो हमने क्या बनाया, हमने एक फंक्शन को ऐसे बनाया, ठीक है, देखना यहाँ हमने लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख दिया 1 2 3, ये रिलेशन है, ये फंक्शन एक डिफाइन कर दिया सेट ए से सेट बी में, ठीक है। अब देखो हमने इमेज बनाई, ठीक है, हमने अपने से एक फंक्शन को डिफाइन किया कि ए की इमेज 1 से है, ठीक है, बी की इमेज भी 1 से है और सी की इमेज 3 से है, ठीक है, हमने ये कह दिया। अब देखो डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा, जो सेट ए है, सेट ए ही हमारा क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो देखो ए बी सी,
यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, हमने क्या कहा, कोडोमेन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, कोडोमेन क्या होगा भैया, ये जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं, तो देखो रेंज क्या होगा, सेट बी के समुच्चय बी के वो अवयव जो कि सेट ए के एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है। तो भैया ए की इमेज 1, बी की इमेज भी 1 है और सी की 3 है। कहने का मतलब क्या, देखो सेट बी में ये दो अवयव ऐसे हैं जो कि सेट ए के अवयवों की, सेट ए के एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है। ठीक है, लेकिन ये जो दो है, ये एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो भैया 1 और 3 क्या हो जाएगा, रेंज में जाएगा, परिसर में जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ से और समझ में आती है क्या भैया, जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है हमेशा। क्या भैया, जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। लिख लो यहाँ, क्या भैया कहीं साइड में या नीचे लिख लो, क्या जो आपका रेंज होता है, ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। रेंज क्या होगा, सबसेट होगा कोडोमेन का, ठीक है। या यूं कहें कि कोडोमेन का उपसमुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया पूरा का पूरा सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जो रेंज होता है सेट बी का ही, तो सेट बी के ही तो अवयव होते हैं, सारे अवयव नहीं होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, कभी कभी सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सबकी मान लो कि यहाँ बी की भी 2 इमेज बन जाती, क्या बी की भी 2 इमेज बन जाती, तो भैया ए बी सी तो डोमेन होता, 1 2 3 ये पूरा पूरा कोडोमेन होता। लेकिन रेंज में भी भैया 1 2 3 आ जाता ना, क्योंकि 2 भी क्या होती, इसकी इमेज होती ना। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा एक एग्जांपल से और समझेंगे डोमेन रेंज, उसके बाद क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, तब तक नोट करिए पहले। देखिए अब हमने क्या कह दिया भैया, एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई फंक्शन है जो कि ए से बी में है, ठीक है, ए से बी में, और वो फंक्शन कुछ ऐसा है। अब हमसे बोला कि डोमेन और रेंज बताओ, तो ध्यान रखिए डोमेन क्या होगा, सेट ए के जो अवयव होते हैं वो, तो सेट ए के ये पहले अवयव ये तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्रमित युग्म में जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, इनका जो पहला एलिमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, उन्हीं का समुच्चय बना दो, वही डोमेन हो जाएगा। तो -1 0 1, ठीक है। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखो रेंज क्या होगा, ये जो दूसरे अवयव आते हैं ना, इनका सेट बना दो, यही रेंज हो जाएगा। तो जैसे 1 है, 0 है, और ये फिर से बना है, तो फिर से बना है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट बना रहे हैं ना, समुच्चय बना रहे हैं भाई, सेट समुच्चय ही तो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज। अब कहो आपसे कि सर कोडोमेन निकालिए, अगर हमसे बोलता है कोडोमेन निकालिए, तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कोडोमेन, पहली बात तो कोडोमेन जल्दी कभी पूछता ही नहीं है, कभी नहीं पूछता कोडोमेन, ठीक है। दूसरी बात तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कोडोमेन नहीं निकाल सकते ना, हो सकता है बी में क्या हो 0 1 2 ऐसा कुछ रहा होता, तो भैया हमको तो दिया ही नहीं है ना, हमको सिर्फ इतना दिया, कोई फंक्शन है ए से बी में और वो फंक्शन कुछ ऐसा है। अब डोमेन रेंज बताओ, तो डोमेन हमने देखा पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन हो कहलाता है, और जो दूसरे एलिमेंट्स का सेट है वो रेंज कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलिए अच्छा इसी में एक बात और देखिए, हमने आपको एक बात और बतानी है इसमें, देखिएगा, देखिए जैसे कि मान लो कोई हमारे पास क्या है, फंक्शन है ए से बी में, कोई फंक्शन है ए से बी में, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, क्या भैया, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, ठीक है। तो अब हमने आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। हमारे पास क्या एक फंक्शन दिया है ए से बी में, ठीक है, ए में अवयवों की संख्या m और बी में अवयवों की संख्या n, हमसे बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है 2 की घात अवयवों की संख्या ए और बी में, ठीक है, ए क्रॉस बी में, क्या भैया ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, इसको 2 की घात में लिख दीजिए, यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा भैया। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, m इंटू n आएगी, चेक कर लो। तो भैया 2 की घात क्या, m इंटू n, चेक कर लो, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। लेकिन अगर हम पूछ लें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कितने फंक्शंस बना सकते हो, तो भैया ये कुछ अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन बी, मतलब बी में अवयवों की संख्या की घात क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब सेट समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, कहने का मतलब बी में अवयवों की संख्या हमने मानी n, तो n की घात m हो जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, a से b में है तो b वाला यहाँ आएगा, a वाला यहाँ आएगा। अगर ये b से a में होता तो भैया a वाला यहाँ आ जाता, b वाला यहाँ आ जाता। तो जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि एक फंक्शन है क्योंकि a से b में है, अब हमने बता दिया a में अवयवों की संख्या 2 है और b में अवयवों की संख्या 3 है। ठीक है, अब हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, सॉरी रिलेशन तो आप निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। तो हमने क्या कहा भैया, a से b में है ना, तो b वाला नीचे रखो और a वाला ऊपर इसके घात में, तो 3 की घात 9 आएगा। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे मेथड टू फाइंड डोमेन, मतलब डोमेन, कोई फंक्शन आपको दिया है तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो डोमेन का मतलब, एक मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया क्या, उस फंक्शन में जो हम इनपुट दे सकते हैं, कहने का मतलब, और इनपुट किनको दे सकते हैं भैया, वो नंबर दे सकते हैं या वो पॉइंट्स हम इनपुट के रूप में किसी फंक्शन में दे सकते हैं जिस पर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, कुछ आउटपुट दे, ऐसा ना हो कि हमने कुछ इनपुट दिया वो अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो वो नॉट डिफाइंड हो गया मतलब कुछ आउटपुट ही नहीं दे रहा है। जब आउटपुट ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा ना। ठीक है, तो मतलब वो डोमेन का पॉइंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का मतलब वो पॉइंट जिस पर वो फंक्शन कुछ रिएक्शन करे, कुछ वैल्यू दे, या यूं कहें कि उस पर वो डिफाइन हो। जैसे कि मान लो पहले टाइप का फंक्शन देखते हैं, मान लो कोई फंक्शन आपका 1/fx है। ठीक है, तो भैया इस तरह के फंक्शंस की जब भी आपको डोमेन निकालनी होती तो कंडीशन आप क्या लगाते हो, हाँ आप सिर्फ एक कंडीशन लगाते हो कि आपका fx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जैसे देखते हैं, मान लो इसके एग्जाम्पल में हमने आपको दे दिया एक क्वेश्चन की 1/x, हमने बोला कि फाइंड डोमेन बताओ, इसकी डोमेन बताओ। अब देखो यहाँ x की, अब देखो आपको ये देखना x की कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो भैया। देखिए पहली बात तो आपके पास वैल्यूज हैं कितनी भैया, -∞ से +∞ तक की वैल्यूज हैं, मतलब नंबर लाइन होती है, इस पर आप कोई भी वैल्यूज, ठीक है ये रियल नंबर लाइन है, तो भैया नंबर्स आप कहाँ से चुनते हो, यहीं तो चुनते हो। तो आपको ये देखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि आप नहीं रख सकते हो, बाकी रख सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से, हमने आपको कंडीशन क्या बताई कि जो नीचे fx होता है, मतलब जो नीचे होता है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने बोल दिया x शुड नॉट बी 0, भैया ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेन हो सकता है, इसके अलावा चेक करो भैया, इसके अलावा चेक करो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू उठाकर रख दो, ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू देगा, डिफाइन होगा। ठीक है, बस 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारा जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट हटा दो, कौन सा, 0 हटा दो, तो पूरा का पूरा रियल नंबर -0, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, -∞ से प्लस का इनफाइनाइट तक होगा, क्या भैया, -∞ से प्लस का इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन उसमें से 0 एक्सक्लूड कर दो, 0 हटा दो। भैया चाहे आप रियल नंबर लिखो, चाहे -∞ से +∞ ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक एग्जाम्पल तो ये था, हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, चलो हमने दूसरा एग्जाम्पल आपसे कहा कि 1/2x - 3 है। अब बताओ इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन बताओ। तो हमने क्या कहा कि भैया ये जो नीचे है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2x - 3 बराबर 0, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर कितना, 3/2। तो भैया क्या यहाँ सारी वैल्यूज x की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, बस वो वैल्यू x की नहीं रख सकते जहाँ ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये पूरा का पूरा 0 कहाँ होगा, 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 रख दे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो 1/0 भैया अनडिफाइंड, इनफाइनाइट होता है ना, अनडिफाइंड, डिफाइंड या यूं कहें नॉट डिफाइंड होता है। तो भैया इसके भी डोमेन जो आएगा ऑल रियल नंबर आएगा, बस उसमें से क्या 3/2 हटा दो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो हमसे कह दिया, आपने ले लिया, क्या ले लिया, 1/2x² प्लस, हमने कह दिया आपसे यहाँ x प्लस कितना 1 है। ठीक है, अब बताओ, या यूं कहते हैं कि ये
माइनस का 1, ठीक है। हमने कह दिया इसकी डोमेन बताओ, क्या भैया इसकी डोमेन बताओ, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। अब कह दिया कि भैया इस फंक्शन की, ये कोई एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, दिया है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिया है आपको, ठीक है, एग्जांपल है थर्ड कि एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है। अब बताओ इसकी डोमेन बताओ, तो सिंपल सी बात है, क्या नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको 0 के बराबर करके देखते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये 0 होगा, ठीक है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए 0 होगा। तो भैया इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो 2x, क्या आ जाएगा यहाँ x प्लस का 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे में 2x माइनस 1 बराबर 0। तो भैया ये 0 कहाँ होगा, ये दो नंबर्स का दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1/2। तो मतलब क्या, दो पॉइंट्स, क्या x की दो पॉइंट्स -1 और 1/2, इनको छोड़ दीजिए तो ये यहाँ कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसकी हमको डोमेन लिखनी है, क्या भैया, अगर इसकी डोमेन हमको लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इसकी डोमेन लिखेंगे हम ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड कर दें, -1 और 1/2 ना, तो 1/2 -1, ठीक है, इनको एक्सक्लूड कर दीजिए बस, बाकी तो आपका क्या कहते हैं डोमेन है ही ऑल रियल नंबर। चलिए ये पहले टाइप का हो गया, इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला मेथड देखते हैं, ठीक है। अगर रूट के अंदर आपके पास कोई वैल्यू मिल जाए, भैया रूट के अंदर कोई फंक्शन मिल जाए तब क्या कंडीशन लगेगी। तो भैया आपको पता है वर्गमूल के अंदर अगर कुछ भी लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, और उसका वर्गमूल एक रियल नंबर होगा, ठीक है, क्या भैया उसका वर्गमूल एक रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी। वरना अगर ये निगेटिव हो जाए तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो एक काल्पनिक संख्या निकलेगी, और काल्पनिक संख्या अगर निकली तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या भैया, वो रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। तो भैया अगर इसका क्या कहते हैं डोमेन हमको निकालना है तो इसके लिए क्या कंडीशन की, जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो अंदर कोई वैल्यू दी है, कोई फंक्शन दिया हुआ ऐसा 2x + 3, हमसे बोला कि बताओ इसकी डोमेन बताओ, इसकी x की वो वैल्यूज बताओ जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो। तो हमने कहा कि भैया कंडीशन लगा दो, क्या भैया कंडीशन ये एफ एक्स ये है ना, तो 2x + 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे, -3 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, देखो, या यूं कहें इस +3 को उधर ले जाओ, 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, चेक कर लो भैया। अगर -3 दोनों साइड ऐड करें तो भी वही बात है ना, +3 और -3 0 हो जाएगा, और यहाँ इधर -3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, तो इधर x बचेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, चेक कर लो। तो हमसे क्या बोलता है कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो x की किन वैल्यूज के लिए ये क्या है 0 है, और इधर नेगेटिव नंबर, x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ग्रेटर देन ये और इक्वल टू -3/2, मतलब -1.5। तो ये अगर -1 इधर है, सॉरी, अगर -1 इधर है और -2 इधर है तो ये -3/2 है, मतलब क्या -1.5 है, चेक कर लो भाई। अब बोला कि इससे बड़ी वैल्यूज या इसके बराबर, ठीक है, तो ऐसी इनइक्वलिटी लगी है ना, तो भैया क्या इसके -3/2 भी हो सकता है और इससे बड़ी वैल्यूज, ठीक है, क्या नोट किए, समझ पाए क्या भैया। अगर हम इसके इधर की वैल्यूज या ये वैल्यू लेंगे तभी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, वरना क्या भैया, वरना अगर आप इसके इधर की वैल्यूज लेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे लेकर देख लो, -2 लेकर देख लो, -2 जैसे रखोगे -4 हो जाएगा, -4 + 3 -1, रूट के अंदर -1 आ गया तो रियल वास्तविक संख्या इसका वर्गमूल तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो भाई क्या ये फंक्शन कब डिफाइन है, जब x की कौन सी वैल्यूज लेंगे, -3/2 से बड़ी या -3/2 के बराबर, ठीक है। तो अगर आपको इसकी डोमेन लिखनी है तो देखो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें, क्या भैया इसको अंतराल फॉर्म में लिखें तो -3/2 पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये इनइक्वलिटी लगी हुई है, ये इनइक्वलिटी लगे होने के कारण -3/2 पर क्लोज ब्रैकेट या -1.5, और -1.5 से कहाँ उधर चले जा रहे हो इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात, बताओ, ठीक है।
चलिए नोट करिए। अच्छा, अगर आपको कुछ और एग्जांपल जानने हैं तो जैसे देखो हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लिया होगा, थोड़े से अच्छे एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने कह दिया इसकी जगह पर एग्जांपल नंबर 2 कर लो। आपका कोई फंक्शन ऐसा है कि क्या भैया 2x² प्लस x माइनस 1, अब ये फंक्शन हमने दे दिया, ठीक है। चलो अब कहा कि बताओ इसकी डोमेन बताओ, ठीक है। अब इसकी डोमेन निकालनी है तो फिर से वही हमने क्या कहा कि जो आपका अंदर फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने कह दिया 2x² प्लस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो भैया अभी कुछ देर पहले शायद इसका फैक्टराइजेशन किया था ना, देखो क्या किया था, 2x² यहाँ प्लस 2x माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज कर लो तो एक जगह से मिलेगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लो x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 1 आया और 2x माइनस 1 आया, ठीक है। चलो तो भैया ये जो आता है आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चाहे ये लिखें चाहे ये बात लिखिए। अब देखो आपने क्या होगा पढ़ा होगा क्या भैया, जीरोज पॉइंट निकालना, ठीक है। क्या सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर ये इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में ये पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तो जीरोज पॉइंट निकालना सीखिए। जीरोज पॉइंट क्या, जहां ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाए। कहाँ, दो पॉइंट्स पर 0 के इक्वल होगा। एक x बराबर -1 रख देंगे, चेक करो ना, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो तो -1 आएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो तो क्या आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। अभी करके देखा था ना भाई, अगर हमको जीरोज पॉइंट निकालना तो एक बार इसको x प्लस 1 बराबर 0 कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 कर दो तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। क्या भाई आएगा कि नहीं आएगा। इनइक्वलिटी में इसको फिर से सिखाएंगे, इनइक्वलिटी में और बढ़िया तरीके से ये चीज़ों को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल्ड वे में। लेकिन अभी के लिए समझ लो, सिंपली क्या करते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं ये इसका इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में ये पूरा का पूरा क्या ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 के होगा, तो भैया आपको सिंपली क्या करना है, एक बार इसको मल्टीप्लाई में है ना, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, -1 आ गया, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 1/2 आ गया। तो भैया इनको क्या नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, -1 और 1/2, ये आपका क्या जीरोज पॉइंट कहलाते हैं। क्या भैया, जीरोज पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स पर ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ आपके पास 3 इंटरवल है। कैसा इंटरवल, एक 1/2 से इनफाइनाइट, एक है -1 से 1/2, एक है क्या -इनफाइनाइट से -1, ठीक है। 3 इंटरवल है। अब हमको क्या चाहिए, हमको वो इंटरवल चाहिए जिसमें ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये इसको निकालने का एक तरीका है। तरीका ये कहता है कि भैया इधर का, जैसे इस इंटरवल में हमको देखना है कि क्या साइन आएगा, क्या भैया ये पूरा का पूरा इस इंटरवल में क्या साइन देगा, ये देखिए। तो भैया 1/2 के बाद कोई भी एक नंबर उठाकर पुट कर दो, 1 रख देते हैं। तो देखो यहाँ 1 रखा, 1 + 1 2, और क्या 2 1 जा 2 -1, ठीक है। तो यहाँ 1, तो 2 1 जा 2, तो पॉजिटिव नंबर देगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन। क्या भैया, यहाँ पॉजिटिव साइन। इसको भैया आपको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि अभी फिर उसको पूरा पढ़ाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा उसमें, ठीक है। पढ़ाऊंगा इसको, परेशान ना हो, मतलब आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता दोगे कहाँ कौन सा साइन होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब -1 से 1/2 के बीच का एक पॉइंट उठा लीजिए और इसमें पुट कर लीजिए। -1 से 1/2 के बीच में 0 आता है, 0 देखो यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 रखा, यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ 0 रख दिया, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो भैया क्या ये निगेटिव आ जाएगा ना, माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 आ गया मतलब निगेटिव नंबर आ गया, मतलब यहाँ क्या माइनस साइन होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब -1 के इधर आ जाओ, कोई -2 ले लेते हैं, -2 उठाकर यहाँ रखो। चलो -2 + 1 कितना आएगा, -2 + 1 कितना देगा भैया, -1, और यहाँ से देखो -2 यहाँ पे रखेंगे, -4 -1 -5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या, अब हमको इंटरवल पता चल गया, ये इंटरवल पॉजिटिव साइन देता है, ये इंटरवल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको तो पॉजिटिव ही चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो मतलब हमको कौन सा इंटरवल मिला, कौन सा, एक -इनफाइनाइट, हमारा x जो होगा वो -इनफाइनाइट से 1 के बीच में होगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। एक इंटरवल हमको क्या मिला, -इनफाइनाइट से 1 का, -1 का, ठीक है, -इनफाइनाइट से -1 का। इधर
ओपन, इधर क्लोज लगाएंगे क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी लगी है और इनफाइनाइट पर हमेशा ही ओपन लगता है। अच्छा, और एक इंटरवल ये मिला 1/2 से इनफाइनाइट, और यहाँ भी क्या, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब समस्या ये आती है हमको, तो क्या मिल गया, 2 इंटरवल मिला, तो भैया यूनियन लगा दो, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, चाहे आप इधर ये इंटरवल लो चाहे ये इंटरवल लो, कहने का मतलब एक तरीके से आप और कह सकते हो कि अगर इस इंटरवल को हम छोड़ दें, क्या भैया, इस इंटरवल को अगर हम छोड़ देते हैं तो भी आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन रियल नंबर है, अगर इस इंटरवल को हटा दें पूरे रियल नंबर से, तो उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफाइन होगा कि नहीं होगा। ये यूं कह लें कि सिंपली कि इस इंटरवल और इस इंटरवल, इन दोनों इंटरवल्स पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब यही हमारा डोमेन होगा, यही डोमेन होगा। ये क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। चाहे ये कह लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं, रियल नंबर से आप इसको हटा दो, -1 से 1/2। ठीक है, इसको हटा दो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ये लिखो, भैया ये पूरी पूरी रियल नंबर है, उसमें से इन ये पॉइंट जो है -1 से 1/2 के बीच के जो पॉइंट्स हैं, इन पर जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा ना, इन पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो भैया चाहे तो आप ये कहो कि पूरी रियल नंबर से इसको हटा दें, चाहे हम ये कह लें कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इंटरवल हमारे डोमेन होंगे, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा। ठीक है, बात एक ही है, नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, ये क्या कहता है, मान लो आपका कोई फंक्शन ऐसा है 1/√f(x), ठीक है, तब क्या कंडीशन होगी, देखिएगा। अभी देखिए यहाँ समझिए, इसके लिए कोई नई कंडीशन नहीं, अभी जो दोनों पढ़े हैं ना, वो इसने क्या किया है, उन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज कर दिया कहने का मतलब देखो, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, अपॉन में है ना, अपॉन में है, तो आपका जो f(x) है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन ये लगा दो, एंड, और दूसरी कंडीशन क्या लगा दो, ये रूट में है ना, तो f(x) क्या होना चाहिए, f(x) क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक कर लो। अच्छा, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो f(x) है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और f(x) जो है वो 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला ना। देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि f(x) 0 के बराबर नहीं हो सकता, एंड ये कंडीशन कह रहा है कि f(x) 0 के बराबर हो सकता है अगर इन दोनों को मर्ज करें। भैया देखिए, ये दो कंडीशन जो लिखे हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस की कंडीशन है ना, एक ये वाली जो कंडीशन है वो 1/f(x) की है, और ये वाली जो कंडीशन है वो √f(x) की है। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों कंडीशन है, ये भी भैया ये भी, और क्या √over भी लगी, तो √over की कंडीशन ये होती है और 1/f(x) की कंडीशन ये होती है। तो अगर इन दोनों को हम मर्ज करें, क्या भैया, अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा, आपका बोल रहा है f(x) 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये यहाँ बोल रहा है कि हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिएगा ध्यान से, यहाँ आपका बोल रहा है f(x) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है कि f(x) जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तो इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दो तो आपका जो निकलेगा f(x) जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन निकलेगी। देखो ना ध्यान से, ये कंडीशन के अनुसार तो 0 बराबर हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन के अनुसार नहीं हो सकता ना, तो 0 को हटा दो भाई। ऑब्वियस है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा ना, दोनों कंडीशंस लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए मान लो एक एग्जांपल हमने ले लिया, हमने क्या कहा कि 1/√2x-3 है, क्या भैया 2x-3 है। अच्छा जी, अब 2x-3 है, तो हमने क्या सिंपली यही कंडीशन लगा दो, जो आपका f(x) आता है, मतलब 2x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, ले जाओ उधर, तो 2x शुड बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 3/2, मतलब 3/2 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ ये वाली इनइक्वालिटी लगी है ना, मतलब 3/2 से बड़ा होना चाहिए, 3/2 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर कोई नंबर लाइन बनाए और यहाँ 3/2 है और इधर क्या है 0 है, तो 3/2 से बड़ा इधर, ठीक है, ये नहीं 3/2 नहीं हो सकता, और जब 3/2 नहीं हो सकता तो यहाँ क्या खुला साइन आता है, खुला गुला आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या 3/2 से बड़ा, तो यहाँ क्या ओपन ब्रैकेट, अगर इंटरवल फॉर्म में, और कितना इनफाइनाइट तक जाएगा, और इनफाइनाइट पर तो ओपन ब्रैकेट होता ही है। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन लॉग वाली। ठीक है, मान लो लॉग में कोई यहाँ फंक्शन f(x) है, ये इनपुट है, और ये आपका क्या बेस में gx है। ठीक है, ये क्या होता है इनपुट, ये होता है बेस। भैया जब भी लॉग में कुछ ये लिखते हैं, मान लो a और ये बेस b, तो ये इनपुट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है बेस होता है। चेक कर लो, यही तो होता है। तो भैया ये f(x) यहाँ इनपुट है और gx क्या है आउट, ये क्या है बेस है। ठीक है, तो भैया इसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो जो आपका f(x) है, क्या भैया जो f(x) है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या f(x) ग्रेटर देन 0, gx मतलब जो बेस है, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और
gx जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या भैया, gx 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, ठीक है। कहने का मतलब x की कौन सी वैल्यू हो जाएंगी जिनके लिए पूरा पूरा फंक्शन ये लॉग डिफाइन होगा, ये लॉग वैल्यू देगा, उसके लिए ये कंडीशन जो आपका इनपुट हो ग्रेटर देन 0, तभी फंक्शन। आपको याद होगा लॉग क्या हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू लेता है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर्स पर तो वो डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और जो gx है मतलब इसका जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास कुछ है, लॉग हमने बोल दिया यहाँ 2x + 3 है और यहाँ x + 1 है, ठीक है। चलो भाई x + 1 है, अब क्या करेंगे भाई, या चलो तो कंडीशन लगाओ। पहली कंडीशन क्या, जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या 2x शुड बी ग्रेटर देन -3, मतलब क्या x शुड बी ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। तो एक नंबर लाइन पर बनाइए जरा, क्या इधर क्या है 0 है, इधर -1 है, ये -2 है, तो यहाँ -3/2 आएगा, ठीक है। और क्या बोला, x जो है -3/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो भैया इन इक्वलिटी तो लगी नहीं है, ये तो लगा नहीं है, ये नहीं लगा तो क्या भैया x 3/2 से बड़ा 3/2 नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा, ठीक है। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। भैया क्या जो आपका बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा किया तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक कंडीशन और लगी है, क्या भैया जो आपका बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो इस 1 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, इस 1 को उधर ले गए 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्या ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब चलो तीनों कंडीशन को मर्ज करते हैं। तो देखिए पहले ये दोनों कंडीशन को मर्ज किया तो हमको पता चला कि जो x की वैल्यू, देखो ये कहता है x की वैल्यू 3/2 से बड़ा हो, -3/2 से बड़ा हो, ये वैल्यू कहता है, ये कंडीशन कहता है कि x की वैल्यू -1 से बड़ा हो। तो इन दोनों को मर्ज किया, मतलब क्या निकला कि x की वैल्यू -1 से बड़ा हो, अगर आप देखो दोनों को मर्ज किया तो, ठीक है। अब देखो अब तीसरे को भी मर्ज करो, क्या भैया कि x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी तो हो लेकिन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्या भैया 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन से अगर आप बनाएं कि आपका जो डोमेन निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो देखो इन दोनों कंडीशन से निकला क्या, इन दोनों कंडीशन से निकला कि जो आपका x होगा वो -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा -1 शामिल नहीं है ना डोमेन में, तो ओपन ब्रैकेट। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 0 हटा दो, क्या भैया इसमें से 0 हटा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चीज़ें थोड़ा देखने में बस मुश्किल लगती हैं, इसके क्वेश्चन और आसान पूछते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, देखो कितना आसान है, तीनों कंडीशन को मर्ज कर दो बस बात खत्म, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगली कंडीशन देखते हैं साइन इनवर्स की, ठीक है। तो मान लीजिए कोई साइन इनवर्स आपका fx है, ठीक है, साइन इनवर्स fx है, तो बताइए भैया क्या हमसे पूछा, क्या यहाँ x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए साइन इनवर्स डिफाइन हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका fx है वो -1 से बड़ा या बराबर हो और +1 से छोटा या बराबर हो, ठीक है। कहने का मतलब -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, 1 और -1 भी इंक्लूडेड है इसमें, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई चलो कंडीशन रखते हैं, वो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दिया है साइन इनवर्स 2x + 3 ऐसा दिया है, ठीक है। तो चलो हमसे पूछा है कि डोमेन क्या होगी, यहाँ कुछ नहीं, ये आपका क्या है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए fx, तो भैया इसका मतलब -1 से बड़ा या उसके बराबर 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा कहते हैं क्या भैया, क्या -1 से 1 के बीच में ये कंडीशन रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कैसे करेंगे, हर जगह क्या -3 ऐड कर दो, क्या -3, तो यहाँ -3 किया तो -4, यहाँ -3 किया तो 3 गायब, और क्या भैया यहाँ -3 किया तो -2 आ जाएगा, चेक कर लो। अब क्या करें, यहाँ 2x है ना, तो 2 से सब में डिवाइड कर दो, 2 से सब में डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, चेक कर लो। तो भैया हमारी जो कंडीशन निकल कर आई वो कहती है कि x क्या -2 से
-1 के बीच की होनी चाहिए। क्या? -2 से -1 के बीच में। और तो भाई इसको अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखो, और -2 और -1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी के साथ साथ इक्वलिटी भी लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अगर इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखो तो ये क्या? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए भाई? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? x शुड बी बिलोंग टू क्या? -2 टू -1, लेकिन क्या? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह साइन एक्स की जो कंडीशन होती है, अगर आप हम अगली कंडीशन लिख दें कॉस, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एफ एक्स लिखा हुआ, तो इसकी भी सेम कंडीशन होती है कि जो आपका एफ एक्स है -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी लगती है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल कराने कोई मतलब नहीं, कंडीशन ऐसी ही लगनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो रेंज के बारे में बात करेंगे, अभी डोमेन के बारे में और बातें करेंगे, अभी ग्राफ से बातें करेंगे। ठीक है, कई फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, उससे डोमेन रेंज फाइंड करना। पहले एक बार रेंज पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, देन क्वेश्चन। ठीक है, लंबा टॉपिक है फंक्शन थोड़ा से। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।